राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग होगी और 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होगा और इस तरह से 2 चरणों में राजस्थान के चुनाव लोकसभा के संपन्न हो जाएंगे। 25 सीटों पर यह वोटिंग होगी। कुल अगर बात करें तो 19 अप्रैल जब पहला फेज होगा, पहला चरण, उसमें 102 सीटें यानी देश भर की 102 सीटों पर वोटिंग होगी और दूसरे चरण में 89 सीटों पर वोटिंग होगी और इन्हीं 2 चरणों में संपन्न होंगे राजस्थान के चुनाव भी। लोकसभा चुनाव का ये पूरा शेड्यूल सामने है। राजस्थान में भी 2 चरण में चुनाव संपन्न होंगे और पहले और दूसरे चरण में ही राजस्थान के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। लेकिन यह भी तय है, जिस तरह से बताया भी गया है, कई ऐसे राज्य जहां पर 4 चरण में ही चुनाव संपन्न होंगे। महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर ऐसे है जहां पर 5 चरणों में यहां पर चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। तो यूपी, बिहार और बंगाल में 7 चरणों में वोटिंग होगी। कर्नाटक, राजस्थान, यहां पर 2 चरणों में ही चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। तो जहां जैसी सीट्स है, जहां पर जिस तरह से स्थितियां बन रही हैं, जहां संवेदनशील है, अति संवेदनशील है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये पूरा शेड्यूल बनाया गया है। और चलिए, क्योंकि यहाँ पर शेड्यूल सामने आ चुका है जिसका इंतजार सभी को था, सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ लक्ष्मण राघव बीकानेर से जुड़ रहे हैं, अजमेर से शुभम भी हमारे साथ हैं, साथ ही राजीव गौड़ भी हमारे साथ जुड़े हैं जोधपुर से। लक्ष्मण, सबसे पहले आपका ये रुख करना चाहेंगे, शेड्यूल सामने है, 7 चरणों में वोटिंग होनी है और पहले दूसरे चरण में ही राजस्थान में भी चुनाव संपन्न हो जाएंगे। अब कह सकते हैं कि पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ चुके हैं। हालांकि तैयारियां सब अपने स्तर पर की जा रही थी, लेकिन तारीखों का इंतजार था, वो इंतजार भी खत्म हुआ। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं श्वेता आप कि इंतजार खत्म हो गया। राजस्थान में 2 चरणों में होगा और आप अभी बता भी रहे थे कि कुछ राज्यों में 5 चरणों तक में चुनाव हो रहा है। राजस्थान में 20 मार्च को एक तरह से नोटिफिकेशन जारी होगा, 19 अप्रैल को होगी वोटिंग और इसके अलावा 26 अप्रैल को होगी। देखिए, आपने जो आप लगातार पढ़ रही थी तो ये बात साफ तौर पर आया कि जब इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्य चुनाव आयोग कर रहे थे तो उन्होंने 4 चीजों पर बहुत फोकस किया। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जहां मैं बैठा हूं बीकानेर संभाग इंटरनेशनल बॉर्डर है और उन्होंने कहा था बाहुबल, धनबल, झूठी खबर और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये 4 चीजें चुनौतियां रहती हैं। आप जानते हैं श्वेता, आपको पूरा टेरेन पता है यहां पर, चाहे बीकानेर से शुरू करें, जैसलमेर, गंगानगर, ये वो इलाके हैं जो बॉर्डर इलाके हैं। तो बॉर्डर पर खास तौर पर ड्रोन के जरिए निगरानी होगी, ये बात कही गई है। इस पर खास फोकस किया गया है कि जो एयरपोर्ट्स वगैरह हैं, रेलवे स्टेशन हैं, इन पर पैनी नजर रखी जाए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, ये ऐसे बड़े इलाके हैं, अगर आप समझें बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये जो सीट्स हैं, संसदीय क्षेत्र हैं, इनका क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है। कई ऐसे राज्यों के, पूर्वोत्तर राज्यों के बराबर इनका क्षेत्रफल है। बीकानेर भी उन्हीं में से एक है, तो बड़े संसदीय क्षेत्र वाले हैं। मैं बीकानेर लोकसभा का बहुत जल्दी से आपको बता दूं, 20,43,196 मतदाता है यहाँ पर, जिसमें से 10,75,634 मेल है और 9,67,530 फीमेल्स हैं। तो और यहाँ पर 32 जो है थर्ड जेंडर जो है वो है। तो आप समझ सकते हैं ये पूरी जिम्मेदारियां, पूरी तैयारियां, जिला निर्वाचन अधिकारी, संभागीय आयुक्त, इन सबसे हमारी बातचीत हो गई है। तो प्रशासन भी पूरी तरह से, अब ये कहिएगा श्वेता, एकदम चुनावी मोड में है। उनकी कोशिश भी यही है फ्री और फेयर इलेक्शन हो। तो सबसे बड़ा अपडेट यही है। 2 चुनाव जो आप बता रहे हैं 2 चरणों में हो रहा है और इस 2 चरणों में भी थोड़ी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन साझा कर देगा, जिसमें ये पता लग जाएगा कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें पहले चरण में हम जाएंगे, यानी 19 अप्रैल को मतदान होगा और उसके बाद 26 अप्रैल को। और जैसा कि आप कह रहे थे, फर्स्ट इंडिया न्यूज की भी अपील यही है कि आप वोट करने जरूर जाएं। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंट हो, ये हर राज्य चाहता है और लोकसभा चुनाव में भी हर राज्य की यही कोशिश होगी और इसीलिए राज्यवार वाले या जिलेवार वाले सभी की तैयारी चल रही है। जोधपुर से राजीव भी हमारे साथ बने हुए। राजीव, देखिए, हर एक संसदीय क्षेत्र की बात करें, हर एक सीट को लेकर बात करें तो तैयारियां सबकी चल रही थी, लेकिन इंतजार था कि इलेक्शन कमीशन तारीखों का ऐलान कर दे। अब वो हो चुका है। जोधपुर में अगर तैयारियों की बात की जाए तो प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारियां की जा चुकी है, आंकड़ों से अगर बात करें तो? देखिए, कल जब से ये ऐलान हुआ था कि आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीख की घोषणा होगी, सभी की निगाह इसी पर थी। तमाम जो जोधपुर वाले भी सब फर्स्ट इंडिया न्यूज ही देख रहे थे। जैसी तारीख की घोषणा हुई है तो एक थोड़ा सा राहत मिली कि 2 चरणों के अंदर चुनाव होंगे। बात तैयारी की करें तो जोधपुर के संभागीय आयुक्त जो BL मेहरा,
और आईजी विकास कुमार है, वो पूरे जो जिले हैं संभाग के उनमें शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव के लिए पहले ही बैठकें ले चुके हैं और मतदान केंद्रों से लेकर के सबका स्ट्रांग रूम जायजा ले चुके हैं। बात जोधपुर की करें तो जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल यहाँ स्ट्रांग रूम से लेकर के पुलिस प्रशासन के साथ बैठक कर चुके हैं। पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में लगातार जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है इलेक्शन मोड को देखते हुए, अभी हाल में 10 लाख रुपए कैश भी पकड़ेगा, खूब नशीले पदार्थों की तस्करी जो है उस पर भी नजर है। और उधर देखिए अभी थोड़ी देर पहले अतिरिक्त जिला कलेक्टर दीप्ति शर्मा से हमारी बात हो रही थी, 27 लाख के करीब मतदाता है, उसमें 14 लाख के मतदाता तो पुरुष हैं और 13 लाख समथिंग के कुछ हैं वो महिलाओं के मतदाता हैं। कुल मिलाकर के बात जोधपुर की करें तो तैयारियां पूरी तरह से की, गुप्तचर विभाग पूरी तरह से सक्रिय है और तमाम जो एजेंसियां हैं, पहले चरण का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है और बहुत जल्द जो है दूसरे चरण का प्रशिक्षण है वो भी पूरा होगा। पॉलिटेक्निक कॉलेज को जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है वहीं से मतदान के लिए मतदान दल रवाना होते हैं और मतदान करके मतदान पेटियां वहीं आती है। अब तो ईवीएम आएगी और तो सोचिए ईवीएम मशीनों का जो एक ऑपरेशन सिस्टम था उसको संपादित किया गया था, तो समझा जा सकता है कि पूरी तरह से जोधपुर संभाग जो है वो चुनाव के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, तो जोधपुर संभाग भी चुनाव के लिए तैयार है। अजमेर का भी जरा अपडेट ले लेते हैं। शुभम भी लगातार हमारे साथ बने हुए। शुभम, अजमेर की तैयारियों की बात करें तो कितनी कोशिश इस बार यहाँ पर प्रशासन की रहेगी कि वोटिंग परसेंट यहाँ पर बढ़े और साथ ही साथ किसी भी तरह की न्यूसेंस यहाँ पर ना हो? जी बिल्कुल, देखिए श्वेता, जो लोकसभा चुनाव है उनकी अधिसूचना जारी हो चुकी, जो है तारीखों का ऐलान हो चुका है और तारीखों के ऐलान के पहले ही जो जिला प्रशासन है, निर्वाचन आयोग है, उन्होंने अपनी तैयारियों को पूर्ण कर लिया था। आज सुबह भी एक बड़ी बैठक हुई थी जिसके अंदर तमाम पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। उससे पहले भी जिला कलेक्ट्रेट के अंदर एक बैठक आयोजित हुई और तमाम वो चीज़ें जो लोकसभा चुनाव के अंदर तैयारियों को लेकर के उसको लेकर के तमाम अधिकारियों के साथ बैठकें पूरी हो चुकी है। जिसके बाद अब जो आचार संहिता है उसकी पालना कराने के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है और शहर के अंदर और लोकसभा क्षेत्र के जितना जहाँ पे भी आचार संहिता का उल्लंघन होगा उसको लेकर के किस तरह की कार्रवाइयाँ करनी है, किस तरीके से उसको रोकना है, उसको लेकर के दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी जो डॉक्टर भारती दीक्षित है, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने भी यही बताया कि तमाम इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं क्योंकि हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे तो वो अनुभव जरूर उनके काम आएगा और लोकसभा चुनाव पूरे कराने में वो अनुभव कहीं ना कहीं उनका साथ देगा। तो वही बात उन्होंने यहाँ पर रखी थी और उन्होंने यही बताया था कि तमाम तैयारियाँ पूरी कर ली गई। अगर बात करें अजमेर लोकसभा की तो अजमेर लोकसभा के अंदर 8 जो विधानसभा है वो आती है, जिसमें से एक विधानसभा जयपुर ग्रामीण की लग जाती है, लेकिन अजमेर की जो ब्यावर है वो राजसमंद लोकसभा के सीट पर लग जाती है। तो करीबन 60 सीटें अजमेर जिले की और एक जयपुर ग्रामीण की एक विधानसभा, इन 8 सीटों को मिलाकर के एक लोकसभा बनती है। करीबन 19 लाख से अधिक मतदाता यहाँ पर पंजीकृत हैं और करीबन 10 लाख पुरुष और 9 लाख महिलाएं जो है वो इसके अंदर पंजीकृत हैं। नए मतदाता भी है, करीबन 38 से 40 हज़ार नए मतदाता हैं, वो भी अपने मताधिकार का पहली बार प्रयोग करेंगे। 19 तारीख जो है 19 अप्रैल और 26 अप्रैल, ये 2 तारीखें जो है राजस्थान के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही दिनों को लेकर के तमाम तैयारियां पहले ही कर ली गई थी और आज अब जो आचार संहिता की पालना है वो शुरू कर दी जाएगी। जो अलग अलग दल हैं वो रवाना होंगे, जहाँ पे भी जो राजनीतिक इश्तिहार लग रहे होंगे या पोस्टर बैनर लग रहे होंगे उनको हटाने का काम शुरू किया जाएगा। जिला कलेक्टर के द्वारा पूर्व में ही निर्देशित कर दिया गया था, जो गाइडलाइन होती है वो गाइडलाइन बता दी गई थी, उन्हीं गाइडलाइन के अनुरूप काम किया जाएगा और सफलतापूर्वक जो मतदान है वो कराने का काम किया जाएगा। पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर स्ट्रांग रूम बनाया जाएगा, वहीं से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। वहाँ पे भी जो स्थान है वो पहले ही चिन्हित है और उसके तमाम व्यवस्थाएं जो है वहाँ पे कर दी गई हैं। पोलिंग पार्टियों को रवाना करने का, चाहे वो मतदान के दलों के वापस आने का, स्ट्रांग रूम बनाने का, तमाम चीज़ों को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था है उनको भी देखा जा रहा है। और पूर्व में ही यहाँ पे बीएसएफ की एक बटालियन अजमेर पहुँच चुकी है जो तमाम जगहों पर निगरानी रख रही है। जो अति संवेदनशील और संवेदनशील मतदान केंद्र है वहाँ पर उनकी नियुक्ति की जाएगी और उससे पहले ही करीबन 1 हफ्ते पहले से ही वो टीमों को यहाँ पर तैनात कर दिया गया। तो और शहर के अंदर जो बाहरी क्षेत्र से बाहर अंदर आने वाले लोग हैं उधर उनकी चेकिंग की जाती है। तमाम गाड़ियों की ए श्रेणी की नाकाबंदी करके चेकिंग की जाती है। तो आचार संहिता की जो भी गाइडलाइन है उनको पालन करने के निर्देश जिला कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा दिए गए हैं। बिल्कुल, तैयारियां पूरी गई है, लेकिन 2 चीजें हैं कि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो, कोई न्यूसेंस ना हो, हिंसा ना हो, ये प्रायोरिटी में है। और दूसरी चीज कि वोटिंग परसेंट बढ़ाया जाए, क्योंकि अजमेर में भी पिछली बार 67% के करीब वोटिंग हुई थी। तो इस बार टारगेट ये जरूर रहेगा कि 67% से बहुत ऊपर वोटिंग का परसेंट जा सके और जागरूकता भी कहीं ना कहीं फैलाना होगा, लोगों तक पहुंच बनानी होगी और ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन स्तर पर रहेगी। चलिए, हमारे साथ भरतपुर से सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बेहद अहम है रवि, बेहद अहम है। अगर जब भरतपुर की बात करते हैं 59% के करीब वोटिंग परसेंट था पिछली बार का अगर बात करें, लेकिन अब किस तरह से तैयारी है कि बेहतर वोटिंग परसेंट भी यहां पर आ सके? और अब तक की तैयारियों की बात करें तो भरतपुर में क्या किया गया है, कितनी तैयारी है अगर इस पूरे संभाग में देखा जाए तो?
देखिए, अगर भरतपुर की बात की जाए तो सुबह जब हमने जिला निर्वाचन अधिकारी से बात करी कि आज जो आदर्श आचार संहिता है वो लगेगी, तो उसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियों को पूरी कर ली गई है। और आज जो भरतपुर पुलिस की तरफ से, जो प्रशासन की तरफ से एक मीटिंग रखी गई थी, उसमें जो आगामी जो रूपरेखा है वो तय की गई है, क्योंकि भरतपुर वो इलाका है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है। तो ऐसे में राजस्थान में 2 फेज में जो चुनाव होने, उसको लेकर आज भी मीटिंग जो है जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से रखी गई है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं करीब 21 लाख जो मतदाता है, क्योंकि भरतपुर की 8 विधानसभा है, जिसमें एक जो विधानसभा है कठुबर वो अलवर जिले की है, तो उसमें करीब 2 लाख के करीब जो मतदाता है वो है, और 7 विधानसभा भरतपुर जिले की जो आती है। तो ऐसे में 8 विधानसभा है, उनके मतदाता जो है वोटिंग करेंगे। हालांकि थोड़े समय बाद जो लोकसभा का जो चुनाव का पहले फेज में होगा, सेकंड फेज में होगा, उसको लेकर अभी जारी हो जाएगा। लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। जी रवि, संवेदनशील बूथ कितने भरतपुर में हैं, किस तरह से उस पर फोकस रहेगा? क्योंकि संवेदनशील, अति संवेदनशील बूथों पर खास नजर रहती भी है, तैयारियां भी कुछ हटकर वहां पर होती हैं ताकि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो सके। देखिए, इसको लेकर अगर बात की जाए, क्योंकि भरतपुर और डीग 2 जिले बन चुके हैं, इसके अलावा कठुबर विधानसभा जो आती है उसमें अगर क्रिटिकल बूथों की बात की जाए तो भरतपुर डीग में 815 क्रिटिकल बूथ हैं। इसके साथ 54 जो बूथ हैं वो कठुबर विधानसभा के क्षेत्र में आते हैं। तो ऐसे में उन पर जो पैनी नजर है वो जिला प्रशासन की और पुलिस की रहेगी, क्योंकि भरतपुर वो इलाका है जहाँ अक्सर कहीं ना कहीं छोटी-मोटी जो घटनाएं होती रहती हैं। विधानसभा चुनाव की बात की जाए या लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो कुछ ना कुछ छोटी-मोटी घटनाएं होती रही हैं। तो ऐसे में अब जिला प्रशासन ने एक चीज को लेकर सख्ती करी है, और पुलिस के साथ संवाद करने के साथ लगातार जिला निर्वाचन अधिकारी जो है अमित यादव, उन्होंने दौरा भी किया है। बिल्कुल, तो तैयारियां यहां पर की जा चुकी है, सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। लक्ष्मण, बीकानेर के जिस तरह से हम बात कर रहे थे, या बीकानेर के हम पूरे राजस्थान की बात कर ले, 25 अहम सीटें हैं, तैयारियां भी यहां पर की जा रही हैं। खास बात है 2 चरणों में शुरुआती तौर में ही यहां पर राजस्थान में चुनाव संपन्न हो जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी कहे चुनौती, चैलेंज राजस्थान के प्रशासन के लिए क्या मानते हैं इन चुनाव में? देखिए, निश्चित तौर पर सबसे बड़ा चैलेंज जो इलेक्शन कमीशन ने गिनाया वो ये, लेकिन मैं आपको बता दूं श्वेता, 19 अप्रैल को जो है पहले चरण में 11 सीटों पर जो है राजस्थान में मतदान हो रहा है, जिसमें श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू ये तीनों संसदीय क्षेत्र शामिल है। इसके अलावा झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, तो ये पहला चरण होगा जिसमें यानी 19 अप्रैल को यहां पर मतदान होगा। तो ये अहम है जिस संभाग से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं। दरअसल इस संभाग की यदि हम देखें तो श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू तीनों संसदीय सीट जो है पहले चरण में मतदान होगा। और चूंकि सीकर का जो अगर इस वक्त हम देखें संभागीय आयुक्त का चार्ज भी बीकानेर संभागीय आयुक्त के पास ही है, तो सीकर में जो सीटें हैं इसमें झुंझुनू और सीकर वो भी जो है प्रथम चरण का यानी 19 अप्रैल को मतदान होगा। तो एक अपडेट जो है मैं साझा कर रहा हूं, जो आ गया है एक तरह से। और 26 को जो 14 सीटें हैं वो अलग हैं। तो आप जो चुनौती की बात कर रही थी, स्वाभाविक तौर पर वो जो चुनौतियां 4 गिनाई हैं वो तो होंगी, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं। फ्री और फेयर इलेक्शन का विश्वास दिलाना, हर तरह से इन चीजों पर फोकस करना, धन बल का उपयोग ना हो, खासतौर पर जिस तरह से इस बार पहली बार जो कहा गया है, मीडिया के लिए भी बहुत सारी बातें अगर आप सुन ही रहे थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कही हैं, जिस तरह से विज्ञापन दिए जाते हैं उन सबको लेकर भी बात हुई। तो मुझे लगता है कोशिश यही है इलेक्शन कमीशन की कि फ्री और फेयर इलेक्शन हो, उसमें उन तमाम चीजों पर ध्यान रखने की बात है। जो वल्नरेबल बूथ हैं, क्रिटिकल बूथ्स हैं, उन पर खासतौर पर फोकस रखने की बात हमेशा से होती आई है, वो रहेगी। उस सब के बावजूद जो एक बात जोड़ी गई है कि ड्रोन से जो निगरानी होगी, इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो हैं जहां भी हैं, चाहे वो उत्तर भारत की तरफ हो या पश्चिमी राजस्थान का ये इलाका हो, तो वहां सब ड्रोन से जो निगरानी की बात है, तो ये एक नई चीज इस तरह से जोड़ी गई है, एक तरह से कहिएगा लोकसभा इलेक्शन में, कि ध्यान रहे कि बॉर्डर पार से कहीं कुछ ना हो। तो मुझे लगता है ये पूरा एक शेड्यूल जो बताया गया है उस हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और आप जानते हैं कि उत्सव की तरह होता है। तो मुझे लगता है कि मशीनरी, जिला निर्वाचन अधिकारी सहित तमाम लोग जो है, पुलिस के लोग सक्रिय हैं। एक तरह से पूरा काम पहले हो चुका था, मतदाता सूची सहित तमाम चीजें हो ही गई। अब जो है सबसे ज्यादा फोकस इसी बात पर होगा, एक तो इस बात पर जागरूक रखना कि आपको वोट करने जाना है। स्वीप जैसे अभियान चलते हैं, चलाए जाएंगे, चलाए जाते रहे हैं, तो कोशिश ये होगी कि वोट परसेंटेज जो है अच्छा जाए। और ये जरूरी भी है क्योंकि आप अपना 5 साल के लिए सरकार चुनते हैं। तो फर्स्ट इंडिया न्यूज भी बार बार ये अपील करता ही रहा है कि आप वोट करने जरूर जाएं। जी श्वेता जी। बिल्कुल 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 लक्ष्मण, अहम बात आपने कही। राजीव,
जोधपुर की बात करते हैं, करीब करीब 69% वोटिंग का परसेंट रहा है पिछली बार की बात करें 2019 का, लेकिन इस बार उसे बढ़ाने के लिए क्या कवायद की जा रही है? क्योंकि तैयारियां अपनी जगह है, लेकिन साथ ही साथ किस तरह से जागरूक मतदाता को किया जाए वो घर से निकल सके। क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी बार बार ये अपील की जा रही थी, मीडिया से भी यही अपील की गई कि आप खबरें दिखाइए, आप पूरे जानकारी दीजिए, लेकिन साथ ही साथ कोशिश सभी की ये रहनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता घर से निकल सके। तो क्या जोधपुर में भी प्रशासन इस ओर कोशिश कर रहा है, कवायद इसे लेकर जारी है? देखिए, लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत पर्व होता है लोकसभा चुनाव, जब अपने वोट से एक सरकार चुन करके पूरे देश के विकास की एक परिभाषा लिखी जाती है और ऐसे में हर व्यक्ति को वोट डालना जरूरी है। इस बात को लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। पिछली बार 69% था, उससे पहले कम था, पिछली बार भी बढ़ा है। उम्मीद है इस वक्त जिला प्रशासन, जिला परिषद और जोधपुर के सामाजिक संगठनों को लेकर के 1.5-2 महीने से अभियान चल रहा है और यही कोशिश की जा रही है कि कोई भी मतदाता मतदान से वंचित नहीं रहे। तो यहाँ जो जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल है, उन्होंने नवाचार भी किए, संभागीय BL मेहरा उन्होंने भी नवाचार किए और यही कोशिश की जा रही है मतदान का प्रतिशत बढ़े। और देखिए कि लोकतंत्र का जब सबसे बड़ा पर्व होता है और जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, पूरे देश का 5 साल का सवाल होता है, समझा जा सकता है लोग भी जागरूक है। और यही वजह है कि कल से लगातार जब से ये अनाउंस हुआ है कि निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीख की घोषणा होने, कितने ही लोग फोन करके पूछ सकते कितना देर और लगेगा, सब फर्स्ट इंडिया न्यूज टकटकी लगाए बैठे। लेकिन अगर दूसरी बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में 4 सीटें आती है, जोधपुर की सीट करें, जैसलमेर बाड़मेर करें, जालोर सिरोही करें, पाली की सीट करें, ये तमाम जो सीटें हैं बहुत ही संवेदनशील भी हैं और बहुत हॉट सीट भी कही जा सकती है। हॉट सीट के लिहाज से देखें तो सबकी निगाह यहाँ पर रहेगी। जहां तक अभी सहयोगी लक्ष्मण राघव ने बताया, ड्रोन का पहली बार निश्चित रूप से ड्रोन से जब मॉनिटरिंग की जाएगी तो इस बार कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग और प्रभावी होगी। तो जिस तरीके से बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं का अति संवेदनशील सेंटर पे कुछ असामाजिक तत्व सक्रिय हो जाता है, उन पर अंकुश लगेगा। और जब मजबूत पुलिस कमिश्नर या राजेंद्र सिंह लगे हैं, मजबूत IG विकास कुमार लगे, समझा जा सकता है कि निष्पक्ष शांतिपूर्ण मतदान की जो लोग सोच रखते हैं वो इस परिकल्पना जो है वो परिलक्षित होती दिखाई देगी। जी राजीव, बिल्कुल, लेकिन पहले से देखा गया है कि जिस तरह से सख्ती नजर आती है, पूरी मॉनिटरिंग होती है, तो इस तरह के मामले कम से कम राजस्थान में तो उतने ज्यादा स्तर पर नजर नहीं आते। लेकिन फिर भी जहां कुछ जगह बूथ कैप्चरिंग की आशंका होती है, शिकायतें होती हैं, लामबंद हो जाते हैं लोग, ऐसी स्थिति ना हो, क्या ऐसे बूथों को भी चिन्हित कर वहां पर भी खासतौर से इंतजाम किए जाएंगे? देखिए श्वेता, आप इतने समय से सब रिपोर्टिंग करते हैं तो देखते हैं जातिगत आधार पर ये चुनाव हो जाते हैं। तो जब जातिगत हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं द्वेष भावना होती है, अपने अपने जाति के कैंडिडेट को जिताने की कोशिश रहती है, तो ऐसे में संवेदनशीलता होती है। इसीलिए क्रिटिकल और जितने भी बूथ हैं उनकी संख्या पहले निर्धारित की जाती है और अगर पुरानी घटनाएं जो होती है उसको क्रिटिकल में शामिल किया जाता है, अति संवेदनशील की अलग सूची बनाई जाती है। उस इलाके में जितने चिन्हित लोग हैं जिन्होंने ऐसा काम किया उनको पुलिस पाबंद करती है, हथियार जमा कराने का सिस्टम है वो पूरा हो चुका है। तो समझा जा सकता है पुलिस प्रशासन निर्वाचन आयोग के आदेशों की पालना कराने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है और उम्मीद करते हैं कि किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं हो, बूथ कैप्चर जैसी घटनाएं नहीं हो, शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान हो और हर मतदाता मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे। बिल्कुल, जिस तरह से आपने जिक्र भी किया, अब दूसरे चरण जो कि 26 अप्रैल को है, 14 अहम सीटें रहेंगी जहां पर वोटिंग होगी और जोधपुर पालिका आपने जिक्र किया वो भी दूसरे फेज में ही वोटिंग होगी। शुभम भी हमारे साथ है। शुभम, अजमेर में भी दूसरे फेज में वोटिंग होनी है, यानी 26 अप्रैल को होनी है। तैयारियों की हम जब बात करते हैं इस लिहाज से हर एक जिले में या हर एक सीट को लेकर भी होता है प्रशासनिक स्तर पर कि हम ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंट यहां पर आ सके, किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, बूथ कैप्चरिंग जैसी शिकायत, EVM खराब होने जैसी शिकायत, और इसलिए इलेक्शन कमीशन का खासतौर से जो इंतजाम भी किए जाते हैं इसी लिहाज से किए जाते हैं। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव भी संपन्न हुए, लेकिन किस तरह की तैयारी अब तक में आपको नजर आती है? क्योंकि जब सवाल किया जाता है तो तैयारियों को लेकर तो सब बोलते हैं हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन जब एन वक्त आता है तो उस वक्त फिर एक के बाद एक खामियां सामने आने लगती है और जब इससे वोटर परेशान होता है और वो बिना वोट डाले घर जाता है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऐसी स्थिति ना बने, इससे कैसे ले रही है यहाँ अजमेर प्रशासन?
जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जो तैयारियां हैं वो तो हो जाती है, लेकिन एंड टाइम पे भी कोई कमी रह जाती है तो कहीं ना कहीं वो मतदान के अंदर वो चूक जो जैसी बात जो होती है वो सामने आती है, कहीं ना कहीं सवाल निशान प्रशासन पे और निर्वाचन आयोग पे खड़ा होता है। तो उसको लेकर के तमाम इंतजाम पहले ही करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जो ईवीएम मशीन का जो स्ट्रॉन्ग रूम बनेगा सुरक्षा लिहाज से, वो तमाम इंतजाम अजमेर पुलिस अधीक्षक हैं उनको दे दिए गए हैं। अजमेर रेंज आईजी जो है उन्होंने तमाम लोकसभा सीटों पर जो अजमेर संभाग के अंदर आती हैं वहाँ उन्होंने निर्देश दिए हैं। तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम अधिकारियों से जुड़ करके सख्त निर्देश दे रहे हैं कि किसी भी तरीके की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वीप गतिविधियों को लेकर के भी यहाँ पे प्लान बनाया गया है, किस तरीके से जागरूकता फैलानी है। प्रत्येक मतदाता को बूथ पर ला करके मतदान कराने का जो प्रयास है वो निर्वाचन आयोग का ये अहम ध्येय है, जो उसको पूरा करने के लिए तमाम बैठकों का दौर यहाँ पर चला था। आज भी सुबह बैठक हुई थी जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ साथ जो संभाग के अंदर तमाम जो 4 सीटें आती हैं, चाहे वो अजमेर की हो, नागौर की लोकसभा हो, भीलवाड़ा हो या फिर सवाई माधोपुर टॉप हो, तमाम जगहों पर निर्देशित कर दिया गया है किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। इंतजाम किए जा रहे हैं, नाकाबंदी जैसी चीज़ों को यहाँ पे जो है अप्लाई किया जा रहा है और ए श्रेणी की नाकाबंदी करीब 7 दिन पहले से ही पूरे संभाग के अंदर चलाई जा रही है, जहाँ पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों के अंदर जो BSF और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनकी बटालियन और उनकी टुकड़ियाँ पहुँच चुकी हैं जो इन कार्रवाइयों के अंदर उनके का सहयोग कर रही है। अगर बात करें अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथों की, तो पिछली बार अजमेर में इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई थी, लेकिन फिर भी करीबन 100 से 150 बूथों को अति संवेदनशील और संवेदनशील में मानते हुए उन पर अलग से जाब्ता तैनात किया जाएगा। जो ITBP की टीम है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो टीम आई है, उनके 2-2, 3-3 जो हथियारबंद जवान हैं उनको भी तैनात किया जाएगा, किसी भी तरीके की कोई घटना ना हो जाए। तो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने को लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद था, पहले ही तैयारी करी थी। और अभी हाल ही के अंदर 4 महीने पहले ही विधानसभा चुनाव पूर्ण हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं अनुभव जो है वो उनको मिला है, क्योंकि निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भारती दीक्षित ने ही जो है 2023 के अंदर। चलिए बिल्कुल, और राजस्थान के लिए कह सकते हैं कि प्लस पॉइंट जाएगा, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव हुए और जब तैयारियां आप हाल ही में किए हो किसी परीक्षा को लेकर और दोबारा दूसरी परीक्षा आ जाए तो आप उसी फ्लो में रहते हो, आप उसी तैयारी उसी जोन में रहते हो और ऐसे में और बेहतर तैयारी के साथ आप अगले परीक्षा में उतरते हो। तो इस लिहाज से देखा जाए तो विधानसभा के बाद ये लोकसभा चुनाव है, जिसको लेकर प्रशासन इसलिए बार बार कह रहा है कि हम तो पूरी तरह से तैयार हैं। आप सुबह हमारे साथ बने रहिए। विजेंद्र, बेहद अहम है। देखिए, हम अलग अलग संभाग को लेकर तो अपडेट ले रहे हैं। 2 चरण, पहला और दूसरा, 19 अप्रैल 26 अप्रैल राजस्थान के लिहाज से अहम है। 13 अप्रैल 19 अप्रैल जहां पर 12 सीट पर वोटिंग राजस्थान की होगी और अगला दूसरा चरण जहां पर 26 अप्रैल में 13 सीटों को लेकर वोटिंग होनी है। अब अगर राजधानी जयपुर की बात कर लें, क्योंकि सेंटर तो राजस्थान का यही रहने वाला है, तैयारियां यहां पर पूरी तरह से की जा रही बहुत पहले से, जैसा हम अपडेट भी ले रहे थे, आपके साथ भी सहयोगी होंगे। जयपुर को लेकर क्या तैयारी, अगर हम जयपुर संभाग की बात कर ले तो? चलिए वापस विजेंद्र का रुख करेंगे, लेकिन पहले चरण में श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, ये वो अहम सीट्स हैं। श्वेता, क्योंकि लोकसभा के पर्व का वो दिन आज से शुरू हो गया जिसमें हर कोई वोटिंग की आहुति देंगे। राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होना है, घोषणा हो चुकी है। बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। 26 अप्रैल को 13 सीटों पर वोटिंग होगी और शुरुआत करते हैं डॉक्टर रितवा जी आपके साथ। सबसे पहले एक बार बताइए कि जो पहले चरण में राजस्थान में चुनाव होने हैं उसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा, नामांकन की अंतिम तारीख क्या होगी और वो कौन कौन सी सीटें हैं जो पहले फेज के अंदर कवर की गई है? देखिए, पहले चरण में जो इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन है वो 27 मार्च है और इसी के साथ जो नामांकन है वो शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट जो नॉमिनेशन फाइल करने की है वो 28 मार्च है और विड्रॉल जो कर सकता है वो कैंडिडेट 30 मार्च तक कर सकता है। और इसी के साथ जो वोटिंग है वो यहाँ पर 19 अप्रैल को होगी, तो काफ़ी बड़ा एक वक्त मिल सकता है। और इसमें जो सीटें कवर हो रही हैं वो गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, नागौर। और दूसरे चरण में जो सीटें जो कि वो भी महत्वपूर्ण एक चरण है, क्योंकि 26 अप्रैल को वहाँ पर वोटिंग होनी है और उसके लिए जो इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन है वो 28 मार्च है और जबकि लास्ट डेट और फाइलिंग नॉमिनेशन है वो 4 अप्रैल है। तो जो वक्त की बात कई बार कही जाती है कि नॉमिनेशन के लिए वक्त नहीं दिया, वो पर्याप्त वक्त है। और इस चरण में टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा
और कोटा, झालावाड़, बारां, इन सीटों को कवर यहाँ पर किया जाएगा। ये देख सकते हैं कि जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनको 2 चरणों में बांटा गया और पर्याप्त रूप से ऐसे बांटा गया है कि पूर्वी क्षेत्र जैसे दौसा का कुछ इलाका है, करौली, धौलपुर का, वो पहले चरण में कवर हो रहा है और टोंक, सवाई माधोपुर का और इत्यादि का जो इलाका है वो दूसरे चरण में कवर किया जा रहा है। और उसी के हिसाब से अभी सुरक्षा बलों की तैनाती के बारे में कोई स्पेसिफिक चीज़ें नहीं आई हैं सामने खुलकर, लेकिन उसी के हिसाब से जो सुरक्षा बलों की तैनाती है वो की जाएगी। लेकिन एक बात साफ बता देना चाहूँगा कि 50% जो है वेबकास्टिंग की जाएगी। जितने भी मतदान केंद्र हैं उसके 50% तक वेबकास्टिंग होगी, जो कि माना जा रहा है कि ये आंकड़ा 25,000 तक मतदान केंद्रों तक पहुंच सकता है। और जो संवेदनशील क्षेत्र है उसमें खास ध्यान रखा जाएगा और जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनकी तैनाती ज़्यादा से ज़्यादा वहां पर सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, एक बार सबसे रिएक्शन ले लेते हैं। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। नरेश जी, क्योंकि जिस तरीके से नॉमिनेशन और उसके बाद वोट डालना, ये लगभग 20 दिन के आसपास मिल रहे हैं कैंडिडेट को, आपको लगता है पहले चरण के अंदर 20 दिन काफी है दोनों ही पार्टियों की तरफ से कैंडिडेट के प्रचार प्रसार के लिए? देखिए, लोकसभा का जो चुनाव होता है विजेंद्र, उसमें एक तरह से कह सकते हैं संगठन चुनाव लड़ता है और अमूमन जो कैंडिडेट होता है वो एक लोकसभा में चूंकि 7 से 8 विधानसभा होती है, एक कैंडिडेट को मुश्किल से 2 से 3 दिन का वक्त मिलता है अपने क्षेत्र में प्रचार करने का। बड़ा चुनाव होता है, ऐसे में पार्टी चुनाव लड़ती है। तो अगर हम ये सोचें कि एक जो कैंडिडेट है हर विधानसभा क्षेत्र में, हर गली में, हर बूथ पे मतदाताओं से मिलेगा, ये संभव नहीं है। पार्टी चुनाव लड़ती है। तो ऐसे में इसी कारण से इस जो बड़ा चुनाव होता है, तो ऐसे में भले ही आप जो दिन की बात कह रहे हैं ये कम दिन आपको दिखाई दे रहे हो, लेकिन चूंकि तैयारियां पहले से हो चुकी होती है किस तरह से चुनाव लड़ना है, सिर्फ एक कैंडिडेट की जो घोषित करने की बात है वो जरूर आप कह सकते हैं कि उसमें जो है समय कम रहेगा, क्योंकि अभी भी राजस्थान के उम्मीदवार जो है चाहे कांग्रेस के हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के भी घोषित होना बाकी है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि इंतज़ार परिणाम का भी लंबा होगा। हम 26 अप्रैल को मतदान कर चुके होंगे, लेकिन 4 जून तक का इंतजार करना होगा। तो करीब 38 से 39 दिन है जब हमें इंतजार करना होगा कि हमने जो वोट दिया है उसका परिणाम क्या है। शेड्यूल जो है विजेंद्र, जैसे ऋतुराज ने बताया, लगभग वही शेड्यूल है जो पिछली बार चुनाव जो हुआ था। पिछली बार भी 2 फेज में हुए थे। जिन जिलों में पहले फेज में पिछली बार चुनाव हुए थे उन्हीं जिलों को इस बार भी रखा गया है। ये कारण इसका है कि राजस्थान एक तो सबसे बड़ा राज्य है अगर हम भू के हिसाब से देखें, और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं। कई लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं यहाँ पे जो 200 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, तो वहाँ पे मतदान कराना और तमाम व्यवस्थाएं करना, चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो चाहे मतदान कर्मियों की व्यवस्था हो, काफ़ी मुश्किल होता है। तो ऐसे में प्रयास ये किया गया है कि निष्पक्ष चुनाव हो और हर जगह, खासकर जो संवेदनशील जो जगह है वहाँ पर सुरक्षा बल है वो एक बड़ी संख्या में तैनात किया जा सके ताकि लोग निर्भीक होकर और मतदान में हिस्सा ले सके। तो इसी तरह का कार्यक्रम जो चुनाव आयोग है, अभी तो मैनिफेस्टो भी बनाने की तैयारी की जाएगी क्योंकि वक्त काफी कम है। लेकिन दिनेश जहांगीर जी, पहला जो फेज है और उसकी जो 12 सीटें हैं उनमें से कौन कौन सी सीटें ऐसी हैं जिस पर दोनों पार्टियां अभी तक अपने कैंडिडेट उतार चुकी हैं और बाकियों पर उतारना बाकी है? जी देखिए विजेंद्र, पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव है उन सीटों में 3 जगह तस्वीर यहां पर साफ हो चुकी है, बीकानेर, चूरू और भरतपुर। बीकानेर में 2 मेघवालों के बीच में मुकाबला है, अर्जुन राम मेघवाल और गोविंद लाल मेघवाल। चूरू के अंदर देवेंद्र झाझड़िया और राहुल कसवा, और भरतपुर के अंदर रामस्वरूप कोहली और संजना जाटव, इनके बीच मुकाबला होगा। तीनों जगह तस्वीर साफ हो चुकी है। इसके अलावा कई जगह कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित नहीं किए तो कई जगह बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित नहीं किए। अब हम दूसरे चरण की यहाँ पर बात करते हैं जिनके अंदर 5 सीटों पर तस्वीर यहाँ पर साफ हो चुकी है। जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत और करण सिंह उचियाड़ा आमने सामने होंगे। इसके अलावा हम बात करें तो जालोर सिरोही से वैभव गहलोत और बीजेपी के लोम्बाराम चौधरी में मुकाबला होगा। दोनों अपने उम्मीदवार यहां पर घोषित कर, देखिए बात यहां पर रखी। लेकिन ऐश्वर्य, अब जबकि 2 चरणों में मतदान राजस्थान में होना है और सीपी जोशी ने एक बात कह दी कि अकेला यहां कोई चुनाव नहीं लड़ता, ये पूरा टीम वर्क है और इसलिए पूरे राज्य की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, तो साथ ही साथ उनकी सीट की जिम्मेदारी भी बाकी सभी पर होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़े। लेकिन तैयारी एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, राजस्थान की बात करें तो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने अपनी तैयारियों को लेकर क्या कहा? ऐश्वर्य, कितने कॉन्फिडेंट है वो इन 25 सीटों को लेकर? सवाल आपने भी किया था। देखिए, ये सवाल हम कई बार पूछ चुके हैं उनसे श्वेता। इस सवाल का एक ही जवाब सीपी जोशी के द्वारा दिया जाता है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम सब उनकी टीम है, सभी को अलग अलग दायित्व दिए हुए हैं, हम उसी के तहत काम कर रहे हैं। यही कारण है श्वेता, याद रखिएगा जो मैं आज अपडेट दे रहा हूं, पिछले लोकसभा चुनाव जब खत्म हुए थे उसके दूसरे या तीसरे दिन से, यानी रिजल्ट आ गए थे, सरकार बन गई थी, दूसरे या तीसरे दिन से इसी भाजपा प्रदेश मुख्यालय में संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने बैठकों का सिलसिला फिर से शुरू कर दिया था और जो दायित्ववान कार्यकर्ता है उनको दायित्व देना, उनको कामकाज बांटना, ये सब कुछ शुरू कर दिया था। तो बीजेपी पहले से तैयारी करके चलती है कि आगामी दिनों की क्या तैयारियां हैं, और ये भी यकीन मानकर चलिएगा कि बीजेपी की और प्रधानमंत्री मोदी की 2025, 26, 27 आगे तक की लगातार तैयारियां हैं कि कब क्या किया जाना है, और प्लानिंग के साथ सब कुछ होता है। यही कारण है कि सीपी जोशी यहां पर अभी फिलहाल बधाई दे रहे थे उन लोगों को जिन लोगों को अभी राजनीतिक नियुक्ति मिली है। राजेंद्र नायक यहां पर आए हैं और दूसरे लोग यहां पर आए हैं, उनको बधाई और शुभकामनाएं दे रहे थे। और अब आगामी जो कोर टीम की बैठक है उसकी तैयारियों में जुटेंगे, उसकी तैयारियों को लेकर के बाद उसकी बैठक होगी। और भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से चुनावी मोड में चली गई है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब आज से ही लगातार चुनावी मोड में चले जाएंगे और उनकी भी दौरे, सभाएं और अलग अलग बैठकें लगातार होंगी, क्योंकि संगठन का उनको भी गहरा ज्ञान है। बिल्कुल ऐश्वर, और ऐसे में अहम यह भी हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शेड्यूल कैसे बनता है, राजस्थान में कौन सी सीट पर वो आ पाएंगे प्रचार प्रसार के लिए। ऐश्वर, देखिए श्वेता, प्रधानमंत्री मोदी पिछले दिनों एक चीज देखी होगी कि चाहे जयपुर में रोड शो हो या फिर जैसलमेर में आए हो, और जयपुर में एक बार नहीं 2 बार 3 बार आए हो, तो वो उसी आधार पर, मैं पहले थोड़ी देर पहले यही कह रहा था कि बीजेपी पहले से तैयारियां शुरू कर देती है। तो प्रधानमंत्री मोदी को जिन स्थानों पर चुनाव से पहले जहां मैसेज देना था वहां दे चुके हैं। अब राजस्थान में भी वो मैसेज देंगे, लेकिन उनकी प्लानिंग होगी कि कौन से क्षेत्र में जाएं। मेरे ख्याल से इस बार वो हाड़ौती या कोटा संभाग में जाएंगे, जो मेरे पास जानकारी फिलहाल निकल कर आई है, या फिर वो मारवाड़ या शेखावाटी क्षेत्र में जाएंगे, जो फिलहाल की संभावनाएं नजर आती है। लेकिन बहुत ही व्यस्ततम शेड्यूल होगा, और अपने व्यस्ततम शेड्यूल से राजस्थान को यदि उनके द्वारा 3 या 4 सभाएं भी मिलती है तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी कोशिश करेंगे कि 25 की 25 लोकसभा सीटों को टच करें, भले ही 2-2, 3-3, 4-4 का क्लस्टर बना ले, अलग अलग तरीके से योजना बना ले, लेकिन उसी के साथ जो राष्ट्रीय नेता हैं उनके भी दौरे होंगे। योगी आदित्यनाथ भी आएंगे, तो मुख्यमंत्री भजनलाल दूसरे स्टेट में भी जाएंगे। तो यहां पर सभी मुख्यमंत्रियों के अलग अलग दौरे होंगे। मिसाल के तौर पर मोहनलाल यादव अलवर क्षेत्र में आ सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ हिमंता शर्मा उत्तर प्रदेश जा सकते हैं, मध्य प्रदेश जा सकते हैं, राजस्थान आ सकते हैं। भजनलाल शर्मा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है वो उत्तर प्रदेश के विशेष क्षेत्रों में जा सकते हैं, मध्य प्रदेश जा सकते हैं, और वो मध्य प्रदेश के अलावा बंगाल भी जा सकते हैं प्रचार करने। तो इस तरीके से प्लानिंग जो है भारतीय जनता पार्टी इसी लिहाज से बनाएगी। विष्णुकांत जो हैं वो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में भी जा सकते हैं। अगर राजस्थान से हम जोड़कर देखते हैं तो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र के अलावा पूर्वी क्षेत्र में भी उनके दौरे हो सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्लानिंग के तहत काम करेगी उस प्लानिंग में इसी बात पर फोकस रखा जाएगा कि कैसे, कौन से क्षेत्र में जाया जाए। महाराष्ट्र के भी जो लीडर हैं वो राजस्थान आ सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की कम संभावना मुझे नजर आती है। यहाँ पर हिंदी पट्टी राज्यों का एक क्लस्टर शायद बनाया जाएगा। हिंदी पट्टी राज्यों के जो प्रमुख नेता है उनका एक पूरा क्लस्टर तैयार होगा। तो दूसरी तरफ जो विशेष तौर पर कन्नड़ क्षेत्र है, तमिल क्षेत्र है, या फिर मराठी क्षेत्र है, गुजराती क्षेत्र है, गुजरात राजस्थान से काफी हद तक मिला हुआ है, तो गुजरात के नेता राजस्थान आ सकते हैं, राजस्थान के गुजरात जा सकते हैं। और प्रवासियों के माध्यम से भी एक रणनीति भारतीय जनता पार्टी तैयार करेगी। जो प्रवासी राजस्थानी दूसरे राज्यों में रहते हैं उन्हें लेकर भी प्लानिंग तैयार की जाएगी कि किस तरीके से दूसरे राज्यों के प्रवासियों को, क्योंकि राजस्थान से ज्यादा किसी भी दूसरे स्टेट में, जितने राजस्थान के लोग किसी भी दूसरे स्टेट में हैं उतने दूसरे राज्यों में नहीं है। बिल्कुल, तो तैयारियां तो लगातार जारी है। मैनिफेस्टो भी बेहद महत्वपूर्ण रहेगा कि आखिर क्या मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है, क्या वादे किए जाते हैं, किन वादों को पूरा किया जाएगा इन चुनाव के मद्देनजर। अब क्योंकि रिएक्शंस भी लेना जरूरी है ऐश्वर्य, वापस आपका रुख करेंगे, कुछ और रिएक्शंस भी लेंगे, लेकिन इस बीच विजेंद्र आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार हम तैयारियों को लेकर बात कर रहे हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें या पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, सब अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुट चुके हैं। लेकिन राजस्थान के इन 25 सीटों पर चुनाव कराने को लेकर चैलेंजेस भी बहुत होंगे। आपके साथ तो पूरा पैनल वहां पर मौजूद है, हमारे सभी सहयोगी मौजूद हैं, जरा उनसे भी पूछिए कि कहां किस लेवल की तैयारियां हो चुकी हैं, क्या होना बाकी है और प्रायोरिटी किन चीजों को दी जाएगी। बिल्कुल श्वेता, बहुत जेन्युइन सवाल आपका है, क्योंकि अब यहां से शुरुआत होगी तैयारियां दोनों की, पार्टियों की, नेताओं की और उसके साथ साथ चुनाव आयोग की। लेकिन दिनेश डांगी जी, आप बता रहे थे कि दूसरे पेज में कौन कौन सी सीटें वो जहां क्लियर हो चुके हैं, और इसके अलावा बागी दौरा पर बाई इलेक्शन होना है, वहां की स्थिति क्या रहेगी? जी देखिए, महेंद्रजीत सिंह मालविया बीजेपी में चले गए और उनके इस्तीफा देने से वहाँ सीट खाली हो चुकी है और वहाँ भी अब बाई इलेक्शन होने जा रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात है कि पहले फेज के अंदर दोनों ही दलों ने अपने 4-4 उम्मीदवार यानी 4 सीटों के ही उम्मीदवार यहाँ पर घोषित किए गए और 3 जगह आमने सामने मुकाबला होगा, ये तस्वीर भी हो जाएगी। तो पहली जो 12 सीटें हैं उन पर अधिकतर सीटों पर कांग्रेस भाजपा ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए। उन लोकसभा सीटों में यानी 8 लोकसभा सीटों पर अभी उनको उम्मीदवार अपने यहाँ पर घोषित करने हैं, और जिसमें जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण जैसी बड़े लोकसभा क्षेत्र है वो भी यहाँ पर आते हैं। चलिए, जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर पर कैंडिडेट तो घोषित नहीं हुए, लेकिन विनोद चौहान जी हमारे साथ हैं। विनोद जी, दोनों सीटों के बारे में जरा बताइए। भाई, कैंडिडेट तो नहीं आए, लेकिन तैयारी कैसी है, कितने वोटर्स हैं, अमूमन किस तरीके से यहाँ संवेदनशील बूथ रहते हैं और आदर्श बूथ कितने क्रिएट किए जाते हैं दोनों सीटों पर? जी देखिए, दोनों लोकसभा क्षेत्रों को लेकर हम देखें तो जयपुर ग्रामीण में कोटपुतली, विराटनगर, शाहपुरा, फुलेरा, झोटवाड़ा, आमेर, जमवा रामगढ़ और बानसूर को शामिल किया गया है। और वोटर की बात करें तो अभी 21,73,554 वोटर हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगले 2 दिन तक वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़वाया जा सकता है, यानी 17 तारीख लास्ट डेट है। और जयपुर शहर की बात करें तो देखिए, हवा महल, विद्याधर नगर, सिविल लाइंस, किशनपुर, आदर्श नगर, मालवीय नगर, सांगनेर और बगरू, यहाँ के कुल वोटर हैं 22,60,558। बड़ी बात ये देखिए, जयपुर जिले की जो विधानसभा सीटें थी 4 जो जिले थे, दूदू, बस्सी, चाकसू और चोमू, अब ये देखिए कि जो दूदू है वो अजमेर लोकसभा में आएगा, बस्सी और चाकसू दौसा में आएंगे, इसके अलावा चोमू सीकर लोकसभा में आएगा। तो जो जयपुर जिला था, जयपुर जिले की जो 19 विधानसभा सीटों के हिसाब से अपन ने पहले देखा था, तो 8-8 विधानसभाओं की एक लोकसभा, यानी जयपुर जिले में भी 8 विधानसभाएं कवर हो रही हैं, जयपुर ग्रामीण में भी हो रही हैं। लेकिन जो 4 जिले हैं वो सीकर, अजमेर और दौसा में डाल दिए गए हैं। तो देखिए, करीब 52 लाख वोटर हैं जयपुर शहर और जयपुर जिले की लोकसभा को मिलाकर के, और करीब 30,000 का इजाफा और हो सकता है। बड़ी बात यह है, देखिए जिस प्रकार से जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन विभाग ने दोनों जयपुर शहर और जयपुर जिले में 30,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है, 5,000 से ज़्यादा पोलिंग बूथ होंगे, यह व्यवस्था अभी तक की गई है। और जिस तरीके से होम वोटिंग की सुविधा विधानसभा चुनाव में दी गई थी, लोकसभा चुनाव में भी वैसी तैयारियां की गई हैं। लोकसभा चुनाव में भी पहली बार होम वोटिंग की सुविधा मिलेगी, लेकिन बैरिकेडिंग लगा दी गई है। 85 वर्ष से अधिक उम्र के जो मतदाता हैं वो होम वोटिंग कर पाएंगे, बाकी जो विकलांग हैं उनको सुविधा दी गई है। पहले 80 वर्ष थी, लेकिन अब 5 वर्ष बढ़ा दिए गए हैं। जी, इस बार युवा मतदाता बहुत ज्यादा रहने वाले हैं जिनकी उम्र 18 साल है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमने उनको भी जोड़ दिया है जिनकी उम्र 18 साल नहीं थी जब ये अभियान चलाया गया, जिनकी इस साल शुरू होने के साथ 18 साल उम्र हो रही थी, उनको पहले से उनको कनेक्ट किया गया। अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में इस बार नए वोटर्स कितने होंगे जो पहली बार वोट डालेंगे, और 18 से 20 साल या 25 साल के बीच के वोटर्स कितने होंगे? देखिए, जो आपने पहले बात तो ये कही कि जो 18 साल से पहले ही जुड़ रहे हैं उनके चरण एक्चुअली तय कर लिए थे। तो और चरण पहले तो जब ये होता था कि एक बार ही वो जुड़वा सकते थे नाम, लेकिन अब उनके 4 चरण चूंकि कर दिए थे तो वो बीच में नाम जुड़वा सकते थे, लेकिन जैसे ही 18 साल के होते हैं वैसे ही वो वोट देने के योग्य माने जाएंगे। तो अगर इसमें बात करें तो 15,70,490 मतदाता इसमें आए हैं और इसमें जुड़े हैं। दिव्यांग वोटर्स की बात करें तो ये 5,72,965 हो गई है संख्या, और ट्रांसजेंडर हैं जो 613 ही थे और 616 हो गए हैं हम। तो ये सिग्निफिकेंट आंकड़ा है। 80 वर्ष से ज़्यादा के वोटर, हालांकि अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था विधि मंत्रालय द्वारा वो 85 वर्ष करने का था जो होम वोटिंग का, लेकिन फिर भी जो आंकड़े
किए जा रहे हैं वो 80 वर्ष से ज़्यादा के देखे जा रहे हैं। तो इस लिहाज से देखें तो 12,85,974 मतदाता हैं। और शतायु मतदाता, इन्होंने भी बहुत बड़ा रोल अदा किया था, क्योंकि इनको होम वोटिंग की जो सुविधा दी थी तो उन्होंने खुद आशीर्वाद दिया जो पोलिंग पार्टी वहाँ पे गई। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी एक देखने को मिला कि बुजुर्ग और जो दिव्यांग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बूथ पे आकर वोटिंग करने में भी रुचि उन्होंने दिखाई। लेकिन जो शतायु मतदाता की अगर बात करें तो वो 20,496 है। इलेक्टर्स पॉपुलेशन रेशो की बात करें तो वो 65.0 से बढ़कर 65.4 हो गया है। तो ये तमाम आंकड़े हैं। इसके साथ साथ अगर हम महिला मतदाताओं के पंजीकरण का प्रतिशत लें तो पुरुषों की तुलना में अधिक रहा है। ये वर्ष 2019 के मुकाबले 22.54 लाख से अधिक महिला मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल किया गया है। पुरुष मतदाताओं के पंजीकरण में 9.27% की वृद्धि के मुकाबले महिला मतदाताओं की जो वृद्धि है वो 9.70% है। तो ये देख सकते हैं कि महिलाओं को जोड़ने में भी बहुत सफल रहा है और लिंग अनुपात में भी सकारात्मक वृद्धि हुई है, जो कि 919 से बढ़कर 923 हो गया है। ठीक है, लेकिन नरेश जी, क्योंकि जब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी उस दौरान एक महत्वपूर्ण आंकड़ा दिया गया कि पूरे देश भर के अंदर लगभग 3,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई थी बीते चुनाव के अंदर। लेकिन विधानसभा का चुनाव हमने देखा, उसका भी आंकड़ा सबमिट किया गया, लगभग 900 करोड़ के आसपास संपत्ति जब्त की गई थी। संपत्ति मतलब अवैध जो कैश फ्लो हो रहा है उसको जब्त किया गया था। राजस्थान शांत प्रदेश है, तो क्या है अब बल नहीं, अब धन चल रहा है, और आपको लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा और क्रॉस हो सकता है? विजेंद्र, लोकसभा के चुनाव को आम चुनाव कहते हैं। अब कोई खास नहीं है, अब सब आम है। और जब आम है तो फिर खास के बनने के लिए अगर इस तरह का कोई अवैध काम होता है तो उस पर रोक लगेगी। विधानसभा चुनाव में हमने ज़रूर देखा था कि किस तरह से चुनाव आयोग की सख्ती के कारण, खासकर चाहे वो पैसे का लेन देन हो, शराब की जो बात लगातार करते हैं, या अन्य कोई ऐसे साधन जिसे लगता है कि मतदाताओं को लुभाया जा सकता है, उस पर विराम सा लगा था। और हमें लगता है कि अब जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें भी वैसी स्थिति देखने को मिलेगी। चूँकि आचार संहिता लग गई है, आज तमाम जो मंत्री है या अन्य जो बड़े नेता हैं जिनके पास अब लाल बत्ती तो नहीं है, लेकिन कहते ऐसे ये गाड़ियाँ वैसी हो, तो वो सब बंद हो जाएगी और अब हर किसी की जांच होगी। और अभी तो फिलहाल मंत्री और मुख्यमंत्री लाल बत्ती पर भी रुक रहे हैं। बिल्कुल होना भी चाहिए, अच्छी पहल है, करना भी चाहिए ऐसा। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि आदर्श आचार संहिता जब लग जाती है तब चुनाव आयोग जो है उनके अंतर्गत तमाम चीज़ें होती हैं। अब चाहे पुलिस अपनी कार्रवाई करती है या अन्य जो एजेंसियां काम करती है उनके निर्देशन में काम करती है। तो मान के चलिए ऋतुराज, थोड़ी देर में आपको ये भी बताएंगे कि शायद अब 50,000 रुपये से ज़्यादा नगद है वो ले जाना मुश्किल होगा, नहीं ले जा सकते। गाड़ियाँ रैंडम चेक होगी। और ख़ासकर जो एक बात लगातार करते हैं कि चुनाव में शराब का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है, तो उसको रोका जा सके। अवैध शराब जो जाती है एक राज्य से दूसरे राज्य में, उसको किस तरह से रोका जाए। तो चूंकि चुनाव बड़ा है और इसी कारण से 7 फेज में चुनाव कराए जा रहे हैं। पहला फेज है, उसमें 100 से ज़्यादा सीटें हैं, सबसे ज़्यादा सीटें उसमें हो रही। इसका कारण यही होता है, अलग अलग फेज में चुनाव कराने का कारण यही होता है कि इन तमाम चीज़ों को जिनके आप बात कर रहे हैं उनको रोका जा सके। और 3 स्टेट तो ऐसे हैं जिनमें 7 फेज में चुनाव होगा। तो इसका कारण भी ये है कि एक तो जो मतदाता है उनको बिल्कुल सुरक्षा मिले और उनको ये लगे कि हाँ वो बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के मतदान कर सकते हैं। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि देखिए अब 2 पार्ट में आप इस पूरे चुनाव को बांट सकते हैं। एक तरफ चुनाव आयोग, उनकी जिम्मेदारियाँ, उनके अंतर्गत काम करने वाली एजेंसी वो अपना काम करेगी, और दूसरा पार्ट राजनीतिक दल। अब राजनीतिक दलों के पास ज़्यादा समय है नहीं होमवर्क करने का, एक्सरसाइज करने का, क्योंकि अभी जैसे दिनेश ने बताया कि पहले फेज की जो राजस्थान की अगर बात कर ले तो उसकी सीटें भी अभी अनाउंस नहीं हुई है। तो बड़ी चीज़ ये है कि तुरंत जो मीटिंग करके संभवतया अगले 1-2 दिन में आपको तमाम जो सूचियाँ है वो देखने को मिल जाएगी। तब जो मुकाबला आमने सामने की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 चुनाव की बात करें राजस्थान की तो यहाँ मुकाबला आमने सामने का है भाजपा और कांग्रेस में। एक आधी सीट ऐसी ज़रूर होगी अगर हम वागड़ के इलाके में जाए, त्रिकोणीय बनाने की संभावना हो या किस तरह से हो, गठबंधन हो, ये तमाम चीज़ें देखने को होगी, लेकिन आमने सामने का मुकाबला होगा। और बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ दिग्गजों ने अपनी ताल ठोक रखी है। लेकिन इन सब के बावजूद राजस्थान का मिजाज क्या रहता है ये देखना होगा, क्योंकि राजस्थान पिछले 2 चुनाव में भगवा रंग में है।
तो क्या उस भगवा रंग की चमक थोड़ी कमजोर कर पाएगी कांग्रेस? क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कि नेता इधर से उधर जा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले जो 2 दिन है वो खासकर राजस्थान की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण। बिल्कुल बिल्कुल विजेंद्र, जो नरेश जी ने बात कही कि इधर से उधर नेता जा रहे हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं थमना होगा, और इधर उधर आने के बाद क्या फायदा मिलता है, नुकसान होता है, और क्या वाकई में भाजपा इस जीत को बरकरार रखेगी? जो हैट्रिक की बात की जा रही है कि तीसरी बार भी क्लीन स्वीप करना चाहती है, अब तैयारियों में पूरी तरह जुट जाएंगे, क्योंकि अब तो परीक्षा की तारीख भी आ गई है। 2 चरण में वोटिंग यहां पर होनी है।